हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक एंड मेथड यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व मापन की विधियां या व्यक्तित्व मापन की तकनीक। जो पर्सनैलिटी है उसको मेजरमेंट से मतलब है कि जो पर्सनैलिटी के जितने ट्रेड्स के बारे में पता लगाना, और इससे ये पता करना कि जो ट्रेड्स हैं वो ऑर्गेनाइज हैं या डिसऑर्गेनाइज हैं। किसी भी पर्सन है, उसके अलग अलग ट्रेड्स होते हैं जो आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, और इसी से ही यदि वो ऑर्गेनाइज वे में हैं तो इसका मतलब है कि उनका जो उस व्यक्ति का बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर होगा। लेकिन यदि किसी के जो ट्रेड्स यानी कि शील गुण हैं वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं तो इसका मतलब है कि वो है जो पर्सन है उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होगा। तो ये जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट है इसके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पर्सनैलिटी के मेजरमेंट के लिए बहुत से मेथड और टेस्ट को दिया है, और ऐसे ही जो मेन मेथड हैं या टेस्ट हैं उनको देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी टेक्निक एंड मेथड यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और इसी के साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक भी कर देना है, शेयर भी कर देना है, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, और साथ ही साथ में आपको बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि जो ये व्यक्तित्व मापन की तकनीक है इसको जो है इस तरह से बांटा गया है: सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्शन। सब्जेक्टिव यानी कि आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपण। जो ये आत्मनिष्ठ विधि हैं, सब्जेक्टिव मेथड हैं, ये यानी कि अपने ही एक्सपीरियंस हैं, उन एक्सपीरियंस का यूज़ करके जो टेस्ट मतलब उसके बारे में जो सोचा समझा जाता है, जैसे कि केस स्टडी, क्वेश्चनियर और इंटरव्यू और ऑटोबायोग्राफी, इस तरह से ये हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव मेथड हैं वो यूज़ किए जाते हैं एक्सटर्नल बिहेवियर को चेक करने के लिए। ये इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होती है, जैसे कि हाँ, आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, सोशियोमेट्रिक हो गया, फिजिकल टेस्टिंग है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और प्रोजेक्टिव मेथड, प्रोजेक्शन, इसका मतलब समझ आ रहा है कि प्रोजेक्ट करना। वो इन दिस मेथड स्टिमुली रिप्रेजेंट द पर्सन एक्सप्रेस हिज कॉन्शियस अनकॉन्शियस बिहेवियर। प्रोजेक्शन में जो व्यक्ति का अनकॉन्शियस बिहेवियर है, जो उसके अचेतन व्यवहार है, उस अचेतन व्यवहार को ये प्रेजेंट करता है। इसका जो CAT, TAT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी क्रिएशन टेस्ट, तो बहुत सारे हैं ये। आपको रोशा वाला आपने सुना होगा, हरमन रोशा का है। तो ये टेस्ट हैं आपकी। तो इनको हम एक एक करके जानेंगे कि कौन कौन से होंगे। अब यहाँ पर जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है हमने उनको एक साथ ले लिया है यहाँ पर, और जो प्रोजेक्शन मेथड है उसके लिए अलग से वीडियो बनी है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, और ग्रोइंग अप एज लर्नर की जो प्लेलिस्ट है उसमें से भी जाके आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने लाइफ के बारे में अपने आप लिखता है तो इस प्रकार लिखी हुई जो अपनी रचना होती है, अपनी कथा होती है, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसमें वो अपने जीवन से संबंधित जो भी स्पेशल इंसिडेंट होते हैं उन इंसिडेंट के बारे में वो लिखता है। इस तरह की जो ऑटोबायोग्राफी होती हैं उसके थ्रू जो पर्सन है उसके जो स्पेशल पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी के बारे में हम पता कर सकते हैं, उसके बारे में धारणा बनाई जा सकती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी की जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उन्होंने वो लिखी है, तो उसको पढ़ने से हम उनके बारे में जान सकते हैं। इस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब बहुत फेमस बुक है। तो उसमें इन्होंने जो लेटर था उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम लिखे हैं, उनसे भी उनकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी हद तक जानने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है आपका बायोग्राफी यानी कि जीवनी। नेक्स्ट है आपका जीवनी, बायोग्राफी।
जो ऑटोबायोग्राफी है ये तो खुद ही लिखी जाती है, आत्मकथा अपने आप लिखी अपनी ही कथा। और बायोग्राफी ये किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के जो लाइफ से रिलेटेड बातों को लिखकर लिखी जाती है, जिसे कि बायोग्राफी कहा जाता है। इस प्रकार की जो लाइफ स्टोरीज होती हैं, वो बड़े बड़े जो फेमस पर्सन होते हैं और पॉलिटिशियंस होते हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, या फिर कोई धार्मिक पुरुष हैं, लीडर हैं, वीर पुरुष हैं, विमेंस हैं, वो राइटर हैं और वैज्ञानिक हैं, इनके लिए लिखी जाती है। इन रच जो ये इनके बारे में जो लिखा जाता है, इनसे उस व्यक्ति विशेष की पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक जाना जा सकता है। उनके थ्रू उनकी पर्सनैलिटी की परख भी की जा सकती है। जैसे कि बहुत से जो लिटरेचर लिखने वाले हैं, उन्होंने मैथिलीशरण गुप्त की व्यक्तित्व एवं कर्तव्य जैसी रचनाएं, मैथिलीशरण गुप्त ने व्यक्तित्व कर्तव्य जैसी रचनाएं और उनके व्यक्तित्व पर और जीवन दर्शन को हमारे सामने लाने में काफ़ी सहायता करती हैं। इसी तरह से इंदिरा प्रियदर्शनी जैसी जीवन कथाओं से भी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व की काफ़ी सहायता छवि बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन या आत्म अवलोकन या आत्मनिरीक्षण, निरीक्षण। इसमें क्या होता है कि जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं, रियल सिचुएशन होती हैं, उसमें ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इस मेथड में जो ऑब्जर्वर है, वो सबसे पहले ये तय करना होता है कि वो उसे मतलब जो ऑब्जर्वर है उसे किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के पर्सनैलिटी के किस किस एट्रीब्यूट को, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स को कलेक्ट करना है। इसके बाद पहले वो सोच लेता है, समझ लेता है, उसके बाद वो उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड, उन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे रिलेटेड वो एक एक्टिविटी या फिर उस व्यवहार को बिल्कुल स्वाभाविक रूप में उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए तैयार होता है। और ये दो तरह से किया जा सकता है। एक तो जिसमें कि जो ऑब्जर्वर है अपनी जो प्रेजेंस है वो छुपाता नहीं है ना, उसके सामने कोई प्रेजेंस छुपाता नहीं, उसके सामने ही वो ऑब्जर्व करता है मतलब पर्सन को। और वह एक तरह से जो ऑब्जर्व किए जा रहे ग्रुप है या व्यक्ति है, उससे घुल मिलकर उसके साथ रहकर उसका अंग बन जाता है। और पहला तो ये हुआ। और दूसरे में क्या होता है, वो ऐसे जगह बैठ जाता है, ऐसी जगह बैठकर ऑब्जर्व करता है जहाँ से वो दिखाई ना दे, मतलब जिसका जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसको पता ही ना चले कि मेरा ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है सिचुएशन टेस्ट, परिस्थिति परीक्षण। अब परिस्थिति परीक्षण में क्या होता है, ये सोशियोमेट्रिक टेस्ट भी इसी में ही आएगा, सोशियोमेट्रिक वाला। यहाँ मतलब क्या होता है इसमें कि इस तरह की सिचुएशन को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की हमें ऑनेस्टी को चेक करना है, उसको इवेलुएट करना है कि वो कितना ऑनेस्ट है, तो उसके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा की जाएंगी जिससे कि उसका जो बिहेवियर है या उसके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उसके रिस्पॉन्स से हम उसकी ऑनेस्टी को या डिसऑनेस्टी को हम जान सकेंगे। और वह भाई वो यदि ऑनेस्टली रहता है तो इसका मतलब उसमें ऑनेस्टी के एट्रीब्यूट हैं, यदि नहीं रहता है तो इसका मतलब उसमें ऑनेस्टी के एट्रीब्यूट्स नहीं है। इस तरह से हम कुछ स्पेशल सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, वो जैसा व्यवहार करता है उस व्यक्ति के बारे में वैसा ही उसकी व्यक्तित्व की मतलब उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही होती है। इसके बाद है क्वेश्चन क्वेश्चन आप सब जानते हो क्वेश्चन का मतलब है कि एक ऐसा क्वेश्चंस का सेट तैयार कर लेना कि उन क्वेश्चंस के थ्रू ही बच्चों से या जिसका भी हम पर्सनालिटी चेक करें उनके बारे में जान सकें। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ये हाँ या नहीं में आंसर देंगे बच्चे कि क्या तुम अकेले रहना पसंद करते हो, क्या तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है, हाँ या नहीं में वो हाँ या नहीं में आंसर करेगा। क्या तुम्हें दूसरों से हेल्प करने में तुम्हें खुशी मिलती है, क्या जब कोई तुम्हारा मजाक बनाता है तो क्या तुम्हें बुरा लगता है, और क्या तुम्हें अपने साथियों संबंधियों से संबंध तुम्हारे अच्छे हैं। तो इसमें पर्टिकुलर वो एक ही आंसर देगा, हाँ या नहीं का आंसर देगा। और इसके आधार पर ही इन जो हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास आएंगी, इसके थ्रू ही हम उसकी पर्सनैलिटी को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री यानी कि व्यक्तित्व सूची। अब व्यक्तित्व सूची में क्या है कि ये भी क्वेश्चनर की तरह एक रिसोर्स है। इसमें जो है उसकी पर्सनैलिटी या उसके बिहेवियर के बारे में हम क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काम में लाते हैं इसको।
बल्कि इससे क्या होता है, सभी हर तरह की जो इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट किया जा सकता है। और भाई प्रश्नावली में तो जो प्रश्न होते हैं उस वो क्या कहते हैं उसको उसको पूछा जाता है ना, दूसरे से पूछे 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 जाते हैं, जो कि जैसे कि क्या तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, जैसे मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे उस तरह से। और लेकिन जो इसमें क्या है, इसमें एक परिसूची बनाई जाती है, एक इसमें इंडेक्स बनती है। ये क्वेश्चन से मिलता जुलता ही होता है, जैसे वो है इसमें भी एक क्वेश्चनर बनती है। और जो पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, इसको स्पेशली एक इंडिविजुअल और उसके जो पर्सनालिटी से संबंधित सारे क्वेश्चन का मतलब हम आंसर जरूर ले लेते हैं, मतलब उनको जो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि उसके आंसर हमें मिल ही जाएंगे। जैसे कि ये जो पर्सनल इन्वेंट्री आपने देखा होगा, मिनीसोटा का मल्टीफेजेस इन्वेंट्री है, MMPI, इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, MMPI, मिनीसोटा मल्टी फेजेस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। और इसमें 550 क्वेश्चन हैं, जिसके थ्रू पर्सनैलिटी से संबंधित किसी न किसी एक विशेष एट्रीब्यूट की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है, जैसे कि जो ये 5 रेटिंग स्केल हो सकता है, आपका 7 रेटिंग स्केल हो सकता है। इस रेटिंग स्केल का जो यूज़ है वो दूसरों से यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई भी पर्सन किसी पर्सनैलिटी से संबंधित गुणों के हिसाब से कैसा है। मतलब इस जो ये टेक्निक है, इस टेक्निक के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उससे संबंधित गुणों के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हैं, जो कुछ प्रभाव वो उस पर्सन पर, उस पर्सन की वैल्यूज को देखने में, उस पर्सन को वो मतलब जो रेट करता है, जो उसको वैल्यू देता है, उसी के अकॉर्डिंग ही उस कैटेगरी में उसको रखा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें उसकी स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको मेजर कर सकते किया जाता है। और इस स्केल के बेस पर ही किसी की प्रेजेंस और एब्सेंस को शो किया जा सकता है। और जो इस सबसे पहले इसको क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इवेल्युएट करते हैं। और जैसे कि हम मान लीजिए कि हमें किसी की लीडरशिप की क्वालिटी को चेक करना है। भाई पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब हम बच्चों मतलब उस बच्चों उन बच्चों की वो जानना चाहेंगे कि उन किस किस के अंदर क्या लीडरशिप की क्वालिटी है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि उसको एक स्केल बना लेंगे, है ना, भाई 10 बच्चे हैं मान लो, स्केल बना लेंगे तो वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को रेटिंग देगा इस तरह से कि जैसे हमने रेटिंग स्केल दे दिया, सबसे अधिक योग्य है, फिर फिर अधिक योग्य है, फिर योग्य है। जैसे आपने टीचिंग की होगी तो आपको लेसन प्लान में आपकी इवैल्यूएशन किया होगा कि एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री। तो ये 5 रेटिंग स्केल है। तो इस स्केल पर आपकी रेटिंग की गई कि आप कहाँ पर लाई करते हैं। इसी तरह से रेटिंग स्केल में पर्सनैलिटी को भी चेक किया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आप जान रहे होंगे कि इस टेक्निक में किसी भी जो पर्सनालिटी को चेक किया जाता है तो वो आमने सामने बैठकर फेस टू फेस बैठे होते हैं। उस फेस टू फेस बैठकर ही उससे उसके पर्सनालिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और इससे उससे क्या होता है कि उसके जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट को इवेलुएट कर सकते हैं। और ये क्या होता है, प्लान भी हो सकता है, इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख लिख के रखे जा सकते हैं और उन क्वेश्चन से ही हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, वो स्ट्रक्चर नहीं होते हैं कि हमने कुछ क्वेश्चन पूछा उन्हीं में से हमने कुछ और क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये हमारा हो गया इंटरव्यू। ये हमारी हो गई सारी कौन सी मेथड हो गए, ये हमारे हो गए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के मेथड हो गए। इसके लिए हमने एक और वीडियो बना रखी है, वो आप को उसको देख लेना है जाकर, कमेंट में सॉरी प्लेलिस्ट में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।